सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं किसके लिए? मुख्य सेविका के लिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 प्रश्न, यानी कि सुपर 30 प्रश्न जिनके परीक्षा में छपने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, ये जो है एहसास आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ जो है बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बनने वाले हैं, आने वाले हैं आपके एग्जाम में। इस सीरीज का नंबर है 2.17। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? ठीक है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? जीन्स वर्ग साहब का, सिगमंड फ्राइड साहब का, स्टर्न साहब का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्टर्न साहब का यह कथन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? ठीक है, देखिए जब शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या करता है? अपने भाषा को विकसित करने के लिए क्या क्या करता है, उसी को कहते हैं पूर्व भाषा संचार। तो उसमें रोना है, कूइंग है, बबलिंग है यानी कि बलबलाना है, कूइंग माने कुकना होता है, कुकना है, या ऊपर के सभी हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी हैं। रोना, कूइंग करना, बबलिंग करना। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी। ये सब कुछ हम लोग अब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर जो बातें नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पढ़ सकती हैं, सब कुछ पढ़ाया गया है आप लोगों को। शिशु जो है 6 से 7 महीने में सहारा लेकर बैठना शुरू कर देता है। शिशु जो है 6 से 7 महीने में सहारा लेकर बैठना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? यानी कि जो पढ़ने में असक्षम होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि डिसलेक्सिया कहा जाता है पढ़ने में अक्षमता को। ठीक है, सभी मनोविज्ञान से प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान से संबंधित सभी प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्न था। तो तीनों पॉइंट हम लोग देखेंगे जो विशेष पॉइंट थे कि अपठन यानी कि डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है। ठीक है, क्या है? अधिगम विकलांगता है, जिसमें क्या होता है? जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से बाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। अच्छा, वचाघात क्या होता है, यानी कि अफेजिया क्या होता है? मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति बोलने, लिखने और बोले लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में क्या होता है? अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है, अनियमितता, अस्पष्टता। ठीक है, किसमें? बोलने, लिखने एवं लिखे हुए शब्दों को समझने में। ठीक है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है? डिस्ग्राफिया भी एक पॉइंट था ऑप्शन में, लेखन में कठिनाई। ठीक है, लिखने में कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के सप्ताह के बाद जन्म लेता है। पूर्ण परिपक्व शिशु जो है गर्भधारण के कितने सप्ताह बाद जन्म लेता है? 30, 32, 34, 27, 37। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि गर्भधारण के 37 सप्ताह बाद जो है जन्म लेता है, वो क्या होगा? पूर्ण परिपक्व शिशु होगा। तो पूर्ण परिपक्व शिशु जो है 37 से लेके 40 सप्ताह के बीच में जो है इनका क्या होता है? प्रसव होता है, यानी कि जन्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पे आने से पहले देख लेते हैं थोड़ा एक और पॉइंट है कि देखिए ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, शिशु को कब नहवाना चाहिए, यानी कि स्नान कब कराना चाहिए, नहान कब कराना चाहिए? जन्म के 6 घंटे बाद। जन्म के 6 घंटे बाद जो है शिशु को जो है स्नान करवाना चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। सामान्यतः जो है निम्नलिखित में से किसे फलों की चीनी के रूप में जाना जाता है? फलों की चीनी कहिए या फलों का शर्करा कहिए? क्या कहिए? फलों का शर्करा कहिए। यानी कि इसी की वजह से जो है फल मीठे लगते हैं। कहते हैं फल बड़ा मीठा लग रहा है, सेब बड़ा मीठा है, ये फल बड़ा मीठा है। तो किसके वजह से जो है फल मीठे लगते हैं? फ्रक्टोज की वजह से, ग्लूकोज की वजह से, गलैक्टोज की वजह से, सुक्रोज की वजह से। उत्तर हो जाएगा, यानी कि फ्रक्टोज की वजह से जो है फल क्या लगते हैं? मीठे लगते हैं। इसी को क्या कहता है? फलों का चीनी कहा जाता है। फ्रक्टोज या फल चीनी
कई पौधों में पाई जाने वाली एक कैटोनिक सरल चीनी है, जहाँ यह अक्सर डिसैकराइड सुक्रोज बनाने के लिए ग्लूकोज से बंध जाता है। यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के साथ साथ 3 आहार मोनोसैकराइड में से एक है, जो पाचन के दौरान आंत द्वारा सीधे पोर्टल शिरा के रक्त में अवशोषित होते हैं। ठीक है, देखिए फल जो है आसानी से पाचित क्यों होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आंत में जो है डायरेक्टली जाके क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। इसीलिए जो है देखिए फल को पचाने में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, पेट को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट इसका पाचन होता है। अरे हल्का फुल्का तो काम करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। शिशु जो है स्रोत प्रोटीन पशु स्रोत प्रोटीन वनस्पति स्रोत प्रोटीन से बेहतर क्यों है? यानी कि जो पशुओं से मिलने वाला प्रोटीन है वो वनस्पति यानी कि जो पौधों से मिलने वाला प्रोटीन है उससे बेहतर क्यों है? इसमें अधिक प्रोटीन होता है, अधिक अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन की बेहतर संतुलित गुणवत्ता होता है या उपलब्ध होता है। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि देखिए प्रोटीन की बेहतर संतुलित गुणवत्ता होता है। जब हम लोग प्रोटीन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें इस बात को डिस्कस किए थे कि जो पौधों से प्रोटीन मिलता है उसमें सारे जरूरी अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है नहीं होते हैं, लेकिन जो पशुओं से मिलता है प्रोटीन उसमें जो है सारे जरूरी अमीनो एसिड यानी कि सारे अमीनो एसिड जो है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी हैं, वो संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जो है पशु से मिलने वाला प्रोटीन जो है वनस्पति से मिलने वाले प्रोटीन से बेहतर होता है। अच्छा, अगर अनाज में भी ठीक है, अगर मतलब शाकाहारी में कह सकते हैं, शाकाहार में भी अगर बेस्ट प्रोटीन कहीं से मिलता है तो वो मिलता है ड्राई फ्रूट से। ठीक है, किससे मिलता है? ड्राई फ्रूट से। ठीक है, काजू मेवा बादाम जो खाते हैं हम लोग उससे और मिल्क से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। दालों में जो है अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि जो असंतृप्त वसा होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। संतृप्त वसा की अपेक्षा, ठीक है, संतृप्त वसा की अपेक्षा असंतृप्त वसा जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है। और असंतृप्त वसा किस में पाया जाता है? वेजिटेबल्स ऑयल में। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है, वनस्पति घी में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उसमें संतृप्त वसा पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो अधिक मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट का सेवन करना आपके हृदय के लिए क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ठीक है, अनौपचारिक, ध्यान रखना है, में शामिल नहीं है। ये 2 की पॉइंट हम पकड़ रहे हैं। देखिए, धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया, जनमत हो गया, ये तो क्या है? अनौपचारिक है। ठीक है, लेकिन जो पुलिस हो गया वो किसके हिसाब से काम करती है? राज्य के हिसाब से काम करती है। ठीक है, कानून के हिसाब से काम करती है। तो ये क्या है? ये औपचारिक है। पुलिस क्या है? औपचारिक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है? कब जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषित किया कि कोरोना क्या है? एक वैश्विक महामारी है। 20 दिसंबर 2020 को, 11 मार्च 2020 को, 13 मार्च 2020 को या 10 अप्रैल 2021 को। तो उत्तर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। ठीक है, ठीक है। देखिए, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में शुरू इस नई बीमारी को 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये बीमारी शुरू कहाँ से हुई थी ये भी आपको याद रखना है। चीन के वुहान शहर से। चीन के वुहान शहर से कब? 2019 में हुआ था। ठीक है, शुरुआत इसका। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी कब घोषित किया था? तो 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया था। महामारी का जो है बता चुके हैं कि महामारी क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सब कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो है प्रैक्टिस सेशन है। डिजीज काज्ड बाई न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस जो है, जो डिजीज जिससे वायरस कोरोना होता है उस वायरस का नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, यानी कि SARS-CoV-2। ये इसका फुल फॉर्म है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है जिससे कोरोना होता है, उस वायरस का, ठीक है, नाम है। तो ये आपको याद रखना है पूर्ण रूप से, क्योंकि कोरोना बहुत ही चर्चित बीमारी थी, वर्ल्ड स्तर पर थी। ठीक है, लगभग इंडिया में 40 से 50 लाख लोगों की जान गई थी। खाली इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं।
एक समाज विशेष में प्रसव योग्य आयु की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए डेफिनेशन डायरेक्ट है। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य यानी कि जो बच्चा दे सकती हैं उस योग्य महिलाएं, बच्चा देने योग्य महिलाएं कितनी होती हैं? 18 से लेके 45 वर्ष की उम्र होती है, जो बच्चे को जन्म देने के लायक होती हैं। द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है रोगग्रस्तता दर, मौत दर, प्रजनन दर या जनशक्ति दर। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि प्रजनन दर कहा जाता है, यानी कि फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है, ऊपर इसका डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा है प्रश्न में, प्रश्न के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए फर्टिलिटी रेट क्या होता है। फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर का मतलब है कि बच्चा पैदा कर सकने वाली आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जो है जो बच्चा पैदा कर सकने वाले के लायक हैं उसमें प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने जीवित बच्चे हैं। ठीक है, वही क्या है? फर्टिलिटी रेट है, यानी कि प्रजनन दर है। आमतौर पर जो है 15 से 49 वर्ष की उम्र की महिलाएं जो है पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उम्र के अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, मतलब कि 15 से 49 वर्ष की महिलाएं जो है बच्चा पैदा कर सकती हैं। देखिए मेनोपाज में कहीं कहीं 45 कहा जाता है, कहीं 50 कहा जाता है। ठीक है, उम्र औरतों की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही एक उम्र है, तो यहाँ पे 15 से 49 लिखा गया है, 45 भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको एक आइडिया आना चाहिए। ऐसे कन्फ्यूजिंग प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो जो है काफ़ी अंतर रहेगा उसमें। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा ब्लड कैंसर होता है, यानी कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ठीक है, ल्यूकीमिया, डायबिटीज, ब्रोंकाइटिस या आर्थराइटिस। उत्तर हो जाएगा, यानी कि ल्यूकीमिया कहा जाता है ब्रेन कैंसर को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि सॉरी ब्लड कैंसर को, ब्रेन कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ। ब्लड कैंसर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। खून का कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया, या उसमें ल्यूकीमिया भी लिखा था। ठीक है, हिंदी में देखिए थोड़ा लिखने में समस्या हो जाती है, अंग्रेजी को ट्रांसलेट करने में। खून और बोन मैरो, ठीक है, हड्डी के अंदर जहाँ खून बनता है, बोन मैरो कहाँ हड्डी, बोन मैरो में क्या बनता है? खून बनता है। वो कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर होता है, में होने वाला कैंसर है। ब्लड कैंसर क्या होता है? खून में या बोन मैरो में होने वाला कैंसर है। यह बच्चों और किशोरों में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है, यानी कि यह खासतौर से छोटे बच्चों में और किशोरों में होता है। ल्यूकीमिया आमतौर पर तब होता है जब इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूकीमिया सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती हैं और बोन मैरो ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मल और स्वस्थ ब्लड सेल से अधिक हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल होता है उसकी, ये व्हाइट ब्लड सेल अस्वस्थ व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, बहुत अच्छी ब्लड वाली नहीं होती हैं। ठीक है, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में, और बाकी जो है बाकी का संख्या बहुत कम रहता है, आरबीसी वगैरह का नॉर्मली रहता है। ठीक है, तो ये जो है किसका निशानी होता है? व्हाइट ब्लड सेल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ब्लड कैंसर का निशानी होता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, टीबी जिस बैक्टीरिया से होती है कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। प्रश्न संख्या 11 कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बीबीबीपी किस मंत्रालय ने शुरू किया था? ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ये एक है, क्योंकि ये सरकार की योजना है और खास तौर से बच्चियों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया था, परिवार कल्याण एवं मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है सबने मिलकर शुरू किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय सबने मिलकर जो है इसको शुरू किया था। तो उत्तर डी हो जाएगा। अच्छा, इसका शुरुआत कब हुआ था? 22 जनवरी 2015। शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था। जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं 100, वहाँ सबसे पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है, मोदी जी गवर्नमेंट ने शुरू किया था इसको। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? बिजली से, रोशनी से, एलपीजी कनेक्शन से, महिला सशक्तिकरण से। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि महिला सशक्तिकरण से है। देखिए सॉरी महिला सशक्तिकरण से नहीं है, इसका एक संबंध जो है एलपीजी कनेक्शन से है। ठीक है, जल्दीबाजी में निकल गया, एलपीजी कनेक्शन से है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध। देखिए जो गरीब महिलाएं थीं, चूल्हा का प्रयोग करने से उनके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा था, तो फ्री का कनेक्शन देने का काम किया था मोदी सरकार ने, एलपीजी कनेक्शन, जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। वुमेन हेल्पलाइन स्कीम टोल फ्री नंबर क्या है? ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम का टोल फ्री नंबर क्या है? 100 है, 101 है, 1012 है या 181 है? उत्तर हो जाएगा यानी कि 181 जो है टोल फ्री नंबर है किसका? वुमेन हेल्पलाइन नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो भी चीज़ हमें प्रश्न पढ़ना है मैं उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसलिए ताकि जो पॉइंट बता रहा हूँ वहाँ से भी प्रश्न आपके बनने के पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उतना जानने से कुछ नहीं होगा, उसके थ्रू जो है, उस प्रश्न के थ्रू मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी योजना जो है आपको जो है क्या हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। महिला हेल्पलाइन योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल, पुलिस, वन स्टॉप सेंटर या हॉस्पिटल जैसे उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ जुड़ना के माध्यम से 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर यानी कि 181 की सहायता से पुलिस हो या वन स्टॉप सेंटर हो या हॉस्पिटल हो, सब जो है 24 घंटे सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, इस योजना के तहत 181 टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे की दूर संचार सेवा है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। परामर्श की क्या विशेषता है? परामर्श एक चैप्टर हम लोग के सिलेबस में, यानी कि काउंसलिंग की क्या विशेषता है? परामर्श मूलतः समस्या परक होता है। यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का एक स्वरूप होता है। यह परामर्श क्या होता है? मूल परस्पर विश्वास है या ऊपर के सभी उत्तर जगह डी। देखिए जब हम लोग परामर्श चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें सब कुछ बताए थे। ठीक है, परामर्श क्या है? समस्या परक है। किसी को जब समस्या होती है तभी वह जो है काउंसलिंग कराना जाता है, परामर्श लेने आता है। पहली बात तो ये सही है। ठीक है, दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, बिना दो के बीच जो है परामर्श हो ही नहीं सकता। एक तो देने वाला होता है, परामर्शदाता होता है, एक परामर्श लेने वाला होता है। ठीक है, परामर्श का मूल परस्पर क्या है? विश्वास है। अगर जो है परामर्श देने वाले को और परामर्श लेने वाले को दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो परामर्श क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। तो तीनों पॉइंट जो है क्या है इसकी विशेषता में क्या है? सही है। परामर्श का थोड़ा डिफिनेशन जान लीजिए। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह या मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता यानी कि काउंसलर कहते हैं। ठीक है, जो परामर्श देता है उसको परामर्शदाता या काउंसलर कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी का फेर है। कोरोना का पहला मामला कब सामने आया? इंडिया में की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया में कोरोना का मामला पहले कब सामने आया? ठीक है, ये भारत की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी 2021 को, 30 जनवरी 2019 को, ऊपर में से कोई नहीं उत्तर जाएगा। यानी कि 30 जनवरी 2020 को जो है कोरोना का पहला मामला भारत में सामने आया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के 3 शहरों में 3 भारतीय मेडिकल छात्रों के में दर्ज किया गया था जो महामारी केंद्र वुहान से लौटे थे। ठीक है, 3 शहरों में 3 छात्रों में एक दिन पाया गया था, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 16 मई को या 12 जनवरी को? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है इसको भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने एक सभा की आयोजन कर विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला लिया था। ठीक है, 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने एक सभा बुलाया और उसमें जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का क्या लिया? फैसला लिया। 11 जुलाई 1987 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन का आंकड़ा जो है 5 अरब पार कर चुका था। 11 जुलाई 1987 को वर्ल्ड पॉपुलेशन का आंकड़ा 5 अरब पार कर चुका था। तब दुनिया भर के लोगों को बढ़ती आबादी के प्रति जागरूकता करने के लिए वैश्विक स्तर पर इसे मनाने का फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। रेड क्रॉस की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कह सकते हैं या स्थापना कह सकते हैं, एक ही बात है। 1863 में, 75 में, 1898 में, 1870 में? उत्तर हो जाएगा यानी कि 1863 में जो है रेड क्रॉस की शुरुआत की गई थी हेनरी डुनैंट साहब द्वारा, याद है आपको। तो स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1863 को। लेकिन ध्यान रखिएगा 9 फरवरी को रेड क्रॉस दिवस नहीं मनाया जाता है, इनके संस्थापक के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा सभी मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने के लिए की गई थी।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। दहेज प्रथा का क्या प्रभाव हो सकता है? लैंगिक भेदभाव, लड़कियों की अविवाहित रह जाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ऊपर के सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीएनए के ऊपर के सभी। कुछ प्रश्न आएंगे जो कॉमन सेंस से देने होंगे और कुछ प्रश्न आसान भी होते हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है तो इसको कवर भी करना है और इसके प्रति थोड़ा समझ भी डेवलप करना है। समझ डेवलप हो जाता है तो एग्जाम्स में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है, इस प्रश्न को करने में। तो देखिए, दहेज प्रथा का जो प्रभाव पड़ता है, सब लैंगिक भेदभाव होता है, बिल्कुल लड़कियों को जो है इसमें प्रताड़ित किया जाता है, मतलब कि एक अलग नजरिए से दिखाया, तभी तो उनसे दहेज लिया जाता है। लड़कियों को अविवाहित रह जाना, बहुत से गरीब माँ बाप हैं जो दहेज नहीं दे पाते हैं, उनकी लड़कियां जो है अविवाहित रह जाती हैं। और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दहेज प्रथा के नाम पे जो है महिलाओं पे अत्याचार होता है, घरेलू शोषण भी होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1955 में, 56 में, 61 में और 66 में। 1961 में जो है दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया। तो 20 मई 1961 को भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम लाया था, 1961 लाया था। नामक दहेज देने और लेने पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया था और नियम जो है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। यानी कि मई में, 20 मई में आया था ये, और ठीक है, और जुलाई में लागू कर दिया गया था। 61 की बात हो रही है, 1961 की। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का कार्य है? इनमें से कौन सा जो है परिवार का कार्य है? सुरक्षात्मक कार्य यानी कि सुरक्षा देना, भावनात्मक और आर्थिक कार्य, भावनाओं के साथ रहना और आर्थिक रूप से सपोर्ट करना, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्य, ऊपर के सभी। तो उत्तर हो जाएगा डीएनए। देखिए, परिवार एक चैप्टर है, समझ डेवलप करना जरूरी है। तो परिवार का सब काम है सुरक्षा प्रदान करना अपने महिलाओं को, बच्चों को, ठीक है, भावनाओं के साथ जो है उनके साथ बंधे रहना, आर्थिक रूप से सहायता करना, सामाजिक और शैक्षणिक कार्य में भी सहायता करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं, ठीक है। विटामिन बी के, विटामिन ए के, विटामिन डी के, विटामिन सी के। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन ए के जो होते हैं। देखिए, रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम भी है, ठीक है। तो 3 सक्रिय रूप हैं विटामिन ए के, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ठीक है। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन हल्का सा आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ने के दौरान तो आप जो है कंफ्यूज होकर गलत मार सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस से संबंधित नहीं है, विषाणु से संबंधित नहीं है? इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, रीडर पेस्ट। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि रीडर पेस्ट जो है ये वायरस संबंधित नहीं है। बाकी इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स जो है सब किससे होते हैं? सब जो है वायरस से होते हैं। रीडर पेस्ट क्या होता है और किससे होता है जानते हैं? रीडर पेस्ट जो है रोग सभी जुगाली करने वाले पशु में होता है, यानी कि जो चारा को जुगाली करते हैं, ठीक है, उनमें होता है। इस रोग में पशुओं को तेज बुखार, भूख न लगना, दूध उत्पादन में कमी, जीभ के नीचे मसूड़ों के छालों में पड़ जाना आदि प्रमुख लक्षण होते हैं। इस रोग में पशु की आंखें क्या होती हैं? लाल हो जाती हैं। किसमें? रीडर पेस्ट में। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रगति का अर्थ क्या है? बताना है आपको कि प्रगति का अर्थ क्या है। किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन या आधुनिकीकरण। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन, यानी कि जिस दिशा में आप चाहते हैं उस दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो समझिए कि आप प्रगति की ओर हैं। देखिए, कोई अपना बुराई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि अच्छाई की ओर जाएं, भले करें या ना करें। तो जिस दिशा में आप चाहते हैं उधर जो है आप जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रगति का नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। भ्रूण की कौन सी अवस्था जन्म के लिए सर्वोत्तम है? इसमें से भ्रूण की कौन सी अवस्था जो है जन्म देने के लिए, बच्चे के जन्म देने के लिए सर्वोत्तम है? शीर्ष अवस्था, अनुप्रस्थ अवस्था, यानी कि ट्रांसवर्स भी कहते हैं अनुप्रस्थ अवस्था को, ट्रांसवर्स। देखिए, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। सर का पिछला भाग नीचे होना, बैक ब्रिज हालत। बैक ब्रिज मतलब बच्चा जो है, ये मान लीजिए कि पेट है अगर, तो बच्चा इसमें जो है पेट में ऐसे रहता है, इसमें हो जाता है, तो अंत में पोजीशन में दिक्कत होती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट पोजीशन होता है वो सिर का, यानी कि सर का पिछला भाग नीचे होना, ठीक है। अगर सर जो है नीचे होता है, मान लीजिए पेट है, सर जो है नीचे होता है बच्चे का, तो क्या होता है? बच्चे को जन्म लेने में क्या होती है? आसानी होती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट पोजीशन होता है ये। प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। बालकों की यौन शिक्षा, ठीक है, यौन शिक्षा देने का क्यों आवश्यक है? बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? ठीक है,
यह जो है एक जिज्ञासा है जिसे शांत ना करें पर उसकी सर्वांगीण विकास में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, शांत ना करने पर, ठीक है, शांत ना करने पर क्या होता है, उसकी सर्वांगीण विकास में अनेक बाधाएं आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह एक प्रकार की विषय है जिससे का अध्ययन करना पड़ता है। नहीं करना नहीं पड़ता, मजबूरी नहीं है भाई इस विषय को अध्ययन करना। ठीक है, यह बच्चों के लिए मनोरंजन है, अरे मनोरंजन का साधन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यह क्या है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखना है कि यह एक जिज्ञासा होती है बच्चों के अंदर यौन शिक्षा, यौन के बारे में जानकारी के लिए। तो उसके चलते क्या होता है, वो अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं उस उम्र में। ठीक है, जिससे उनका क्या होता है, सर्वांगीण विकास रुक जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो उत्तर ये हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 26 पाते हैं, बालकों में किस अवस्था में जलन भाव उत्पन्न होता है। जलन का भाव यानी कि ईर्ष्या का भाव। ठीक है, एक दूसरे को देख के जलने का भाव जो है कब उत्पन्न होता है, एक से लेकर 1.5 वर्ष तक, 1.5 से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर 3 वर्ष तक, 3 से लेकर 4 वर्ष तक उत्तर हो जाएगा। यानी कि 3 से लेकर 4 वर्ष तक की उम्र के बीच में बच्चों के अंदर जलन के भाव यानी कि ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। क्विकनिंग किसे कहते हैं भाई, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, भ्रूण की पहली हलचल, बच्चा कहते हैं बच्चा लात मारता है पेट में। ठीक है, तो यानी कि शुरुआत में तो लात नहीं मारता, शुरुआत में हलचल करता है हल्का फुल्का। तो जब भ्रूण में पहली बार हलचल होती है तो उसे क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये 16 से लेकर 20 सप्ताह के बीच में क्विकनिंग होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। अंडे की सुरक्षात्मक परत छिलका होता है। ठीक है, अंडा आप सब लोग खाते होंगे। ठीक है, जो ऊपर का ये परत होता है वो किसका होता है, पेरिकार्प का होता है, रेनिन का होता है, क्यूटिकल का होता है। इसमें से क्या इसमें से कोई नहीं उत्तर जाएगा। क्यूटिकल होता है जो अंडे का छिलका होता है। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, बियर में अल्कोहल की मात्रा कितना होती है, 22% होती है, 5%, 40%, 50% उत्तर हो जाएगा बी। यानी कि 5% जो है बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है। देखिए नियमित बियर में जो है अल्कोहल की मात्रा 5% होती है, और कुछ हल्की बियर लेते हैं उसमें जो 4.2% होती है। तो 4 से 5 के रेंज में होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो जैसा हमने ऑप्शन आपको दिया है इतना ही ऑप्शन का आपको डिफरेंस मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका यानी कि एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है। देखिए साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है, ये में पाया जाता है आपका मक्खन में। ठीक है, बहुत सारे एसिड हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं कई टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ, एक टेस्ट सीरीज में पूरा का पूरा जो एसिड के बारे में बता दिया था, किस फल में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिरका का मुख्य घटक जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, CH3, नीचे 3 रहेगा, CH3COOH, इसका फुल ओ याद है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसका कुल मात्रा विलयन जो है 5 से 20% बनाती है। ठीक है, सिरके में। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं, फल और सब्जियों को उनके मूल वजन से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग और संरक्षित करना कहलाता है। ठीक है, और कोई फल या सब्जी है उसको 50% उसमें का मॉइस्चर सुखा लीजिए, फिर उसको फ्रीज करिए यानी कि ठंडा करिए और संरक्षित करिए, मतलब सुरक्षित करिए। उसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है, शार्प फ्रीजिंग कहा जाता है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहा जाता है, स्लो फ्रीजिंग या फास्ट फ्रीजिंग कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा यानी कि डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहा जाता है। देखिए डिहाइड्रो का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रो मतलब कि हाइड्रो मतलब होता है पानी, डी मतलब खत्म करना, पानी को खत्म करना। तो पहले आप पानी 50% खत्म कर रहे हैं, उसके बाद फ्रीज कर रहे हैं। तो इसमें इस शब्द में जो है वही चीज़ लिखा हुआ है कि पानी को खत्म करने के बाद 50% जो है हम लोग फ्रीज कर रहे हैं उसको कहते हैं क्या, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। देखिए वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हम भी आपकी तरह जो है अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।